सो हम स्टार्ट करते हैं आज से यूनिट नंबर 4 विच इज सुपर कंडक्टिविटी एंड नैनो पार्टिकल्स। सो दिस फिनोमिना सुपर कंडक्टिविटी, जो सुपर कंडक्टिविटी एक फिनोमिना है, ये डिस्कवर किया था कैमरलिंग ओन ने 1911 में। सो क्या सीखा हमने यहाँ से कि कैमरलिंग ओन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 में सुपर कंडक्टिविटी को डिस्कवर किया था। ठीक है, ही वॉज when he was measuring the resistivity of mercury। ये ना क्या हुआ था, मतलब मरकरी की रेजिस्टिविटी को मेजर कर रहे थे काफी लो टेम्परेचर पे। ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब उन्होंने क्या किया, मरकरी को लिया, मरकरी को बहुत टेम्परेचर कूल किया, उसके बाद उसकी रेजिस्टिविटी को मेजर कर रहे थे। तो वो मेजर करते करते उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है ना प्योर मरकरी की, वो ड्रॉप हो गई थी 0 पे एट 4.2 केल्विन। यानी कि जब मरकरी का टेम्परेचर 4.2 केल्विन हुआ तो जो मरकरी की रेजिस्टिविटी है वो 0 हो गई, यानी नो रेजिस्टेंस, यानी कि सुपर कंडक्टिविटी इज इनफाइनाइट। गॉटिंग माई पॉइंट? सो दिस न्यू फिनोमिना इज कॉल्ड एज सुपर कंडक्टिविटी। जो एक नया फिनोमिना बना था उसको इन्होंने सुपर कंडक्टिविटी नाम कर दिया। तो द सब्सटेंस शोइंग दिस प्रॉपर्टी, और वो सब्सटेंस जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं ऑफ जीरो रेजिस्टेंस आर कॉल्ड एज दी सुपर कंडक्टर्स। यानी कि जैसे कि सिल्वर हो गया, लेड या गैलियम या इरिडियम ईटीसी। तो ये सारे के सारे उनके एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया कि सुपर कंडक्टिविटी डिस्कवर किया था कैमरलिंग ओन है 1911 में। इन्होंने ये क्या कर रहे थे, मरकरी को मीजर कर रहे थे 4.2 केल्विन पे। इन्होंने देखा कि मरकरी की रेजिस्टिविटी 0 हो गई, तो इन्होंने इसको सुपर कंडक्टिविटी कह दिया। यानी कि जब एक कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर बन गया है, यानी कि वो उसके अंदर की रेजिस्टिविटी बिल्कुल 0 हो चुकी है और सुपर कंडक्टिविटी उसमें एकदम इनफाइनाइट हो चुकी है। और कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये आप याद कर लेना। उसके बाद आता है कैमरलिंग ओन्स वॉज ऑनर्ड बाय नोबेल प्राइज। ठीक है, तो कैमरलिंग ओन जो थे इनको नोबेल प्राइज से ऑनर किया गया था इन फिजिक्स फॉर इन्वेस्टिगेटिंग। इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी मैटर की लो टेम्परेचर पे, इसीलिए। ठीक है ना, यानी कि इन्होंने बहुत सारे मैटर्स लिए, उनको लो टेम्परेचर पे इन्होंने मीजर किया और फिर देखा कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की और फिर इसी बात पे इनको नोबेल प्राइज मिल गया। सो ये चैप्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ना जितने भी साइंटिस्ट के आप नाम सुनोगे ना वो सबको ही नोबेल प्राइज मिला। यानी कि दिस चैप्टर बहुत सुपर ईजी है और बहुत ज़्यादा काम का भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। सो लेट्स मूव ऑन. So let's look at the temperature dependency of the resistivity in the superconducting material. So matter are good conductor of electricity. हमको पता है कि जो metals होते हैं वो काफ़ी अच्छे conductors होते हैं electricity के। हम सबको पता है कि कोई भी matter से electricity को हम करवाएंगे तो वो बहुत अच्छे conductors होते हैं। As they have more free electron, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादा free electron होते हैं। इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जब हम उसका टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन भी कर देते हैं मेटल का, वो ऑफर करती है कुछ रेजिस्टेंस, यानी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो पक्का लगाती है। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेजिडुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। एंड लेट्स मूव ऑन। तो ये कुछ एक डायग्राम है, मे बी या आए। सो लुक, इधर हमने रेजिस्टिविटी शो की है, इधर हमने मेटल है, ये हमारी रेजिडुअल रेजिस्टेंस हो गई, यानी इस तरह से कुछ जा रही है, देख रहे हैं आप। ठीक है, टेम्परेचर साइड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं, यहाँ पे रेजिस्टिविटी है, ये सुपर कंडक्टर है। सुपर कंडक्टिंग स्टेट ऐसे करके चालू हुई, यानी जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिक्रीज कर रही है। आगे हम देखते हैं ये हम कैसे बताते हैं। सो लुक हियर, सो दो यहाँ पर टीसी जो हम डिनोट करेंगे वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। सो द रेजिस्टेंस ऑफ द सुपर कंडक्टर इन नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, जो रेजिस्टेंस है हमारे नॉन सुपर कंडक्टर का, नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट का, जब अभी मैंने बताया था आपको एक बात कि जैसे जैसे टेम्परेचर नॉन सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो है वो डिक्रीज यानी घटती जाएगी, जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर घटता जाएगा। एज इन केस ऑफ नॉर्मल मैटर, अगर मानो एक नॉर्मल मैटर है बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर टी सी इज द क्रिटिकल टेम्परेचर, सो द रेजिस्टिविटी जो है वो उसकी 0 हो जाती है। यानी कि कोई भी मेटल है, ठीक है, वो मेटल एक कंडक्टर होता है, अगर उसका टेम्परेचर हमने एक क्रिटिकल टेम्परेचर पे रीच करवा दिया, एक टेम्परेचर था, हमने सोचा था कि हम उसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर पे रीच करा देंगे, जैसे ही वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे आ गया जो रेजिस्टिविटी है ना, रेजिस्टिविटी जो है वो बिल्कुल 0 हो जाएगी, यानी कि अब उसके अंदर से कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, सो द टेम्परेचर एट विच द नॉर्मल मटेरियल टर्न्स इनटू अ सुपर कंडक्टर इज कॉल्ड एज द क्रिटिकल टेम्परेचर। सो वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे एक नॉर्मल मटेरियल था वो सुपर कंडक्टर बन गया,
उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। यहाँ पे ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने को, बट बताने के लिए लिखे गए हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के, जैसे कि ये आप समझ पा रहे होंगे टंगस्टन का दे रखा है, ये सब कंपाउंड, ये कुछ कंपाउंड से ये एलिमेंट्स है, बट ये याद नहीं करने हैं। सो आई एम मूविंग ऑन, जस्ट स्क्रीनशॉट दिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन तो इफेक्ट्स ऑन एक्सटर्नल फील्ड, कि एक्सटर्नल फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो इन 1913 में कैमरलिंग ओन ने ये ऑब्जर्व किया दैट सुपर कंडक्टिविटी इज डिस्ट्रॉय इफ अ सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। सो 1913 में कैमरलिंग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सुपर कंडक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है अगर हम एक सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाओ। यानी कि आप बात समझ रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि आप इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि क्या है ना कि एक सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, यानी कि ये सुपर कंडक्टर था, इसके चारों तरफ हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो हमने इसकी सुपर कंडक्टिविटी को ख़त्म कर दिया। समझ रहे हैं, यानी इसको हम नॉर्मल स्टेट पे लिया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग सी थिंग थी अगर आप इसको इमेजिन करें तो। सो द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड, यानी कम से कम कितनी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जो नेसेसरी है जिससे हमारा मटेरियल जो है वो अपनी रीगेन कर ले अपनी नॉर्मल रेजिस्टिविटी। यानी एक मेटल है, उसके पास उसकी एक नॉर्मल रेजिस्टिविटी होती है, वो कब तक उसको रीगेन कर सकती है, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है from the exam point of view. Okay, moving forward, so if the applied magnetic field exceed the critical value of Hc, यानी कि हमने जो applied magnetic field, हमने जो magnetic field को लगाया वो अगर critical value Hc के उसको क्रॉस कर जाती है, एक्सीड कर जाती है, तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो होती है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को हमारे पास Hc यानी कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड था, हमने उससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, तो उसके बाद में जो हमारी सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। सो नाउ लेट्स लुक टू दिस Hc1, Hc2, Tc1, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर्स हो गए ये वाले। कुछ इस तरह से ये कुछ डायग्राम बनना है, इस तरह से जा रहा है, टेम्परेचर इस साइड है हमारा। ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लुक एट दिस। तो Hc एट T इज इक्वल्स टू Hc एट 0 1 माइनस टी का स्क्वायर अपॉन Tc का स्क्वायर। बस इसको लर्न कर लेना। न्यूमेरिकल हम एकदम एंड में देखेंगे, पहले हम जल्दी से सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। सो ये हो गया हमारा मैक्सिमम क्रिटिकल फील्ड स्ट्रेंथ एट टेम्परेचर टी टेम्परेचर भी। ये है कि हमारी क्या मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए जो जिसका टेम्परेचर टी पर, और ये एब्सोल्यूट 0 पे दिखाई गई है मैक्सिमम क्रिटिकल फील्ड। और टीसी यहाँ पे क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। टीसी क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। इन जनरल द हायर द वैल्यू ऑफ टीसी, अगर जनरल देखा जाए तो जो जितनी ज़्यादा टीसी यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एचसी यानी कि मरकरी वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, जैसे कि क्रिटिकल टेम्परेचर था वो भी क्रिटिकल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मिजनर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिजनर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1933 में ये ऑब्जर्व किया कि अगर एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है, मिजनर ने 1933 में ये ऑब्जर्व किया कि एक हमारे पास सुपर कंडक्टर है, इसको हमने ठंडा कर लिया है, इसको कूल कर लिया गया है इन मैग्नेटिक फील्ड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। Then the lines of induction are expelled from the material. This effect is called as the Meissner effect. यानी कि देखो guys, to be very frank, मैं कोई एनिमेशन नहीं दिखा पा रही, बट go and watch the animation videos on YouTube for the Meissner effect. क्योंकि मैंने भी देखा था तो उसमें मतलब आपको देख के बिल्कुल समझ में आएगा कि बेसिकली क्या है। अगर हमारे पास मानो ये एक मैग्नेट है, राइट, तो अगर हमने इसको, मैग्नेट नहीं है मतलब यहाँ पे हमने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और यहाँ पे हमने ये सुपर कंडक्टर है जिसको हमने इसका बिलो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर लिया है। इसमें से आप एक बार वीडियो देखना, आपको पूरा समझ में आएगा। उसको जब आप ऐसे रख देंगे ना, वो ऐसा लगेगा कि आप वो हवा में उड़ रहा है। ऐसे तरीके से लाइन जो है वो उस तरह से छोटी ऊपर से जाती है। अभी आपको मैं डायग्राम दिखा दूंगी, बट फिर भी इसका एक एनिमेशन वीडियो देखना पक्का, आपको वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से वो एक्सपील आउट करती है और किस तरह से वो हवा में उड़ रहा होता है। बट अगर हम इसको थियोरेटिकली देखें तो ये जैसे देखो, ये है हमारा एक सुपर कंडक्टर, उसमें से सारी लाइन पेनिट्रेट हो रही हैं, बट इसमें देखो वो लाइन पेनिट्रेट नहीं हो रही। जब हमने इसका टेम्परेचर
जो है हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया है, और जब यहाँ पे टेम्परेचर टी जो है वो ज़्यादा है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तो अंदर से लाइन जा रही हैं। सो ये वही चीज़ लिखी हुई है, द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर एक्सपील्ड आउट, यानी हर ऊपर से निकल जाती हैं आउट ऑफ द स्पेसिमेन। देयरफॉर द एक्सपल्जन ऑफ मैग्नेटिक lines of force from a superconducting material when it is cooled, यानी कि जब हमने एक सुपर कंडक्टर था उसको बहुत कूल कर दिया, बहुत ठंडा कर दिया, फिर उसमें से जो लाइंस है वो सारी एक्सपील कर जाती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जो सारी की सारी एक्सपील आउट कर जाती हैं। इट इज़ कूल्ड बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है, यानी कि उसके ट्रांजिशन टेम्परेचर से कम। मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज द मिजनर इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं मिजनर इफेक्ट। ठीक है, मैंने बोला है, बार बार मैं बोल रही हूँ कि आप यूट्यूब पे जाके इसका एक एनिमेशन वीडियो देखिए, देन यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मिजनर इफेक्ट। So moving forward, so Misner effect is a reversible. Misner effect ना reversible है, यानी कि when the temperature is increased between Tc and फ्लक्स सडनली पेनिट्रेट, अगर पता है क्या है ये रिवर्सिबल है, यानी कि हमने टेम्परेचर उसका ठंडा किया तो लाइन्स इसके अंदर से नहीं जा रही थी, बट अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो लाइन्स उसके अंदर से दोबारा से पेनिट्रेट कर जाएंगी और जो हमारा स्पेसिमेन है वो अपने एक नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेट, एक सुपर कंडक्टर जो है वो एक परफेक्ट डायमैग्नेट होता है इन द रीजन दैट द मैग्नेटिक induction B is a superconductor is zero, therefore for superconductors, तो ये एक और चीज़ है, सुपर कंडक्टर के लिए B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस एम, म्यू नॉट फिर H प्लस एम इज इक्वल्स टू जीरो, एम इज इक्वल्स टू माइनस H, यहाँ पे m क्या है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और माइनस H क्या है मैग्नेटाइजेशन फील्ड इंटेंसिटी। ओके ओके, सो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, chi is equals to m upon h, chi is equals to -1. So this is the maximum value of susceptibility of a diamagnetic material. Thus this सेंस द सुपर कंडक्टर इज अ परफेक्ट डायमैग्नेट। तो इस सीन में क्या होता है ना, हमारा जो सुपर कंडक्टर है वो एक परफेक्ट डायमैग्नेट बन चुका है जब काई इज इक्वल टू -1 हो चुका है। सो फॉर दिस अभी यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स देखेंगे। आई होप यू विल गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस व्हाट आई हैव टॉट। पर एक और चीज़ हो सकता है मैंने भी कुछ गलतियाँ की हूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ टीचर, I am just a student, so I'm just sharing the notes with you guys, and I hope this can help you. Okay, bye bye.